हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट सेशन है आज भी, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें अधिकतर कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रिले क्या होता है, ठीक है, कौन सा रिले प्रयोग होता है, ट्रांसमिशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्रांसमिशन के अवरूप क्या होते हैं। ठीक है, हर एक ट्रांसमिशन की जो लेंथ है जैसे उसको वर्गीकृत किया गया है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो उसमें कौन कौन सा रिले का प्रयोग होता है, कौन अच्छा होता है, कौन बुरा होता है, किस तरीके से किया जाता है, रिंग हो गया, रेडियल हो गया, इंटरकनेक्टेड होता है, तीनों में कौन बढ़िया है। ठीक है, जो ये ट्रांसमिशन करते हैं, हम ओवरहेड की बात करें, याद रखना ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, क्योंकि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो वो अंडर द ट्रेंच यानी केबल के माध्यम से भी हो सकता है, मगर हम ओवरहेड की बात करें क्योंकि मोस्टली जो होता है झाम ओवरहेड में होता है। रिले, फलाना, ढिमकाना, इंसुलेटर, अधिकतर ध्यान किस पे ऊपर देना पड़ता है, क्योंकि नीचे का इंसुलेटर थोड़ा उल्टा सीधा भी हो जाएगा चल जाएगा, मगर ऊपर का इंसुलेटर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो टूटेगा तो ठीक है ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। ठीक है, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन अच्छे से पढ़ाया जाता है। अभी इंडिया में क्या है, मोस्टली अभी ओवरहेड ही क्या है ज़्यादा पॉपुलर है। विदेशों में धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो रहा है और यहाँ पे भी धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो रहा है, मगर भी समय लगेगा। समय का मतलब 40 साल, सही है ना, पूरी तरीके से 40-50 साल पूरी तरीके से होने थे, क्योंकि जिस हिसाब से इधर रणनीति है उल्टी सीधी कहानी अधिक होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स एजेंडा तो सही है। तो देखना, ध्यान से देखना क्या है, ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें आज सारी चीज़ें जो ओवरहेड ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आज कवर हो जाएंगी। तो इस स्लाइड के माध्यम से होंगी, क्योंकि टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। मेन मोटो यही कि कम समय में ज़्यादा मैटर तुम लोग को दिया जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो अगर सेशन पसंद आएगा तो बाबू इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो डेली इंपॉर्टेंट और एक से बढ़कर एक कंटेंट लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखो ये क्या है, हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है। यहाँ पे देखो क्या होता है, 11 kV 3 फेज जनरेट होता है। क्या हुआ, 11 kV 3 फेज में जनरेट होता है अल्टरनेटर। अब देखिए पावर स्टेशन, वो तो देखो पावर जनरेशन दो अलग चैप्टर है, हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। पावर जनरेशन अलग चैप्टर है, किस माध्यम से पावर को जनरेट करते हैं, हाइड्रो, इलेक्ट्रिकल, फलाना ढिमकाना, सॉरी हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बायोमास, टाइडल, फलाना ढिमकाना, न्यूक्लियर, उस सब का जिक्र नहीं करें क्योंकि वो क्या है, पावर जनरेशन अलग टॉपिक है। हम पावर जनरेशन हो गया, अब इसको हमारे घर तक बैटरी चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, अब यूट्यूब की क्लासेस देखने तो उसके लिए बैटरी चार्ज होना चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे घर तक कैसे आता है उन तक की कहानी देखना है। ठीक है, और क्या क्या बीच में होती है कहानी जिससे हम अवगत नहीं होते हैं, बस गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बिजली विभाग को, तो वो सारी कहानी है। देखो 11 kV 3 फेज है, ये फीडर होता है, यानी जहाँ पे बिजली बन जाती है, जहाँ पे बिजली बनकर तैयार हो चुकी है, फीडर है। ठीक है, 1 2 3 यानी 3 फेज ही आती है। क्या आती है, 3 फेज आती है। तो उसको हम पहले क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से 11 kV से 220 kV करते हैं। ठीक है, 11 kV से 220 kV करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ठीक है, ये फीडर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 220 kV से 33 kV करते हैं, जहाँ कहाँ पे करते हैं, ग्रिड स्टेशन पे। ग्रिड स्टेशन पे 220 kV से 33 kV करते हैं ग्रिड स्टेशन पे। और ये जो स्टेप अप किए थे और ग्रिड स्टेशन के बीच की जो कंडक्टर होती है, जो ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील एल्फोर्स का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं। याद रखना, प्राइमरी वितरण बोलते हैं, सॉरी संचरण, वितरण तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखो हिंदी बहुत तेज है मेरी, संचरण बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर ग्रिड स्टेशन पे आ गए, 220 से 33 kV कर दिए। अब क्या करेगा, 33 से kV से फिर 11 kV करेगा, यानी यहाँ पर भी स्टेप डाउन, यहाँ पर भी स्टेप डाउन। 33 kV से 11 kV किया, कहाँ पे, सब स्टेशन पे। यहाँ पे ग्रिड पे किया था स्टेप डाउन, अब यहाँ पे कहाँ पे किया है, सब स्टेशन पे किया है। ठीक है, 33 से 11 kV। और ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन को जोड़ने वाली जो कंडक्टर है, फिर ACSR का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्यों ACSR का प्रयोग करेंगे वो भी आगे चर्चा का विषय होगा, तब बताया जाएगा। मतलब विषय तो है, अभी बताया भी जाएगा। तो वो क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आ जाता है। फिर 33 kV से 11 kV हो जाता है, 33 kV से 11 kV हो जाता है सब स्टेशन पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा कहाँ आ गया, ये हमारे घर का पोल आ गया। ये कहाँ आ गया, ये हम पोल पे आ गए अपने। ठीक है, अपने पोल पे आ गए हैं, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाया। इस सब स्टेशन से पोल तक के बीच की दूरी प्राइमरी सेकेंडरी, देखो हाँ सॉरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। ठीक है, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फिर नीचे आए
पोल से, ठीक है ना, ये देखो ये पोल हो गया, ये पोल तक की कहानी, जो कंडक्टर है हमारी पोल तक जो जुड़ी है इसको क्या बोले हम, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोले। अब ये जो लाइन है 3, इसको लिख देते हैं, ये जो 3 लाइनें हमारी क्या है, सर्विस मेन है। ये जो पोल है, ये जो लंबी वाली पोल है, ये पोल तक आ गया ना। अब पोल तक ये हमारी आ गई है। अब पोल से जो एनर्जी मीटर तक जो केबल लगाते हैं, अपने घर से अपने पैसे खरीद कर जो केबल लगाते हैं, उस केबल को हम सर्विस मेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस मेन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पैसे का होता है सर्विस मेन, इसको क्या बोलते हैं, सर्विस मेन कहते हैं। तो देखो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हम लिखे हैं उसको देखना ज़रूरी है। पहली कहानी, फीडर को करंट के रेटिंग के हिसाब से डिजाइन करते हैं। पहली कहानी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। फीडर जो होता है, फीडर का मतलब फीडर का जो कंडक्टर है, फीडर की जो तार है, यानी जो ACSR का प्रयोग करेंगे वो किसके हिसाब से होना चाहिए, मोटा है, पतला है, किस कंडक्टर का प्रयोग करें, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, इसका अध्ययन या इसका चयन हम करंट रेटिंग पे कि उस कंडक्टर में कितनी करंट प्रवाह होगी, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, करंट रेटिंग का चुनाव करते हैं। या फिर सिंपल भाषा में यहाँ पे ट्रांसमिशन भी ऐसे भी लिख सकता है, ट्रांसमिशन लिख देते हैं, ट्रांसमिशन ऐसे भी लिखा है मिलेगा। ट्रांसमिशन को किस हिसाब से डिजाइन करते हैं, करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, किलोवाट रेटिंग या पावर फैक्टर रेटिंग। तो बोलोगे कि सर जी जो ट्रांसमिशन है या जो फीडर है वो हम करंट रेटिंग के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसमें टैपिंग तुम नहीं कर सकते बाबू, इसमें टैपिंग नहीं, यानी इसमें कटिया नहीं मार सकते। जो कटिया मार देते हो ना बैटरी चार्जिंग के लिए, वो नहीं मार सकते, टैपिंग नहीं होती है, ठीक है। अब नीचे आओ, फिर क्या है, कंडक्टर का वॉल्यूम उसके करंट कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। देखो फिर वही बात करें ना कि मोटा करना है कि पतला करना है, वो वॉल्यूम बढ़ाना है कि घटाना है, ये तुमको कौन बताएगा, उसमें बहने वाली धारा का मान कि उस पर कितना लोड रहेगा तो कितनी करंट वो खींचेगा। यानी एग्जैक्टली पावर स्टेशन को पता होता है कि इस पावर स्टेशन से कितना लोड आने वाला है, तुमको किस कंडक्टर का प्रयोग करना है जो घर तक पहुंचा सके, तो करंट कैपेसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला है देखो ये तो किसकी बात थी, ट्रांसमिशन और फीडर की। ये 3 पॉइंट जो थी ट्रांसमिशन और फीडर की बात हो रही थी। अब आओ डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का प्रयोग करते हैं फिर वही ऐसे ACSR का ही प्रयोग करेंगे। ट्रांसमिशन में भी ACSR, डिस्ट्रीब्यूशन में भी ACSR। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है और हल्का होता है, हल्का होने से सैग नहीं आता। ACSR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, यानी 2 कंडक्टर के बीच में एक स्टील की तार जाती है, जो क्या होता है उसके आंतरिक दृढ़ता यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखो हल्का हो गया, थोड़ा कॉपर की तुलना में हल्का हो गया और सस्ता हो गया कॉपर की तुलना में। अब वो कंडक्टिविटी भाड़ में जाए, ठीक है, चलता कम है कॉपर से ज़्यादा, उससे नहीं मैटर है, ठीक है। अब जो ठेका लिया है वो पैसा बचाएगा ना जी, ठीक है, तो वो पैसा बचाने के लिए ACSR है, सही है ना। नहीं तो लगाने को चांदी को लगा दे और बढ़िया, मगर रात को सब काट ले जाएंगे, ठीक है। 1-2 लोग को शौक ही लगेगा, स्वर्गवासी ही होंगे, मगर क्या होगा, चांदी तो आ गया ना। तो ये सब चीज़ों से बचते हैं। तो इस टैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं, इसमें हम टैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें टैपिंग हो सकता है। इसका कंडक्टर वोल्टेज रेटिंग की हिसाब से डिजाइन करते हैं, यानी अब इसमें कैसा कंडक्टर प्रयोग करना है ये कौन बताएगा हमको, उसमें होने वाली वोल्टेज है या फिर उसके माध्यम से कितना वोल्टेज प्रवाह हो रहा है, यानी कितना विभवांतर है उस कंडक्टर में, वो कौन बताएगा, कंडक्टर बताएगा कि हमको किस हिसाब से रहना है, तो ये वोल्टेज रेटिंग ही बोलेगा तुमको इस हिसाब से रहना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं सर्विसमैन, ये वाली कहानी, सर्विसमैन केबल, जो सर्विसमैन की रेटिंग होती है वो किलोवाट में करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि पूछते हैं, जब कोई एनर्जी मीटर लगाने आएगा तो पूछेंगे भैया कितनी किलोवाट का लोड लिए हैं, तो तुम बोलोगे 3 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, तो बोलेगा अच्छा जाइएगा इतने नंबर का केबल मांग लीजिएगा, ठीक है, इतने नंबर का केबल मांग लेंगे, हो जाएगा, आराम से चल जाएगा। तो यानी किलोवाट में करते हैं, ठीक है, किलोवाट में करते हैं सर्विसमैन की रेटिंग किलोवाट में। इसमें मोस्टली ACSR का प्रयोग होता है, इसमें मोस्टली ACSR का प्रयोग होता है। किसका, ACSR का प्रयोग होता है। देखो इसमें एक चीज़ और छूट गया, हम लिख देते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अर्थ लाइन सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता क्यों था कि जो ट्रांसमिशन में अर्थ लाइन होती है, तब तो ऐसे पूछेगा कि ट्रांसमिशन एकदम ऊपर वाली कंडक्टर क्या होती है, तो बोलोगे ऊपर वाली कंडक्टर एकदम क्या होती है, अर्थ लाइन होती है, फिर नीचे 3 फेज होते हैं, ठीक है। और यही डिस्ट्रीब्यूशन में पूछेगा तो क्या बोलोगे, सबसे नीचे वाली कंडक्टर
अर्थ होती है, अर्थ होती है, अर्थ होती है। ठीक है, इसका कोई व्याख्या नहीं किया गया कितने रेटिंग की होती है, मगर इसका साइज निर्धारण कर दिया गया है। इसका साइज क्या निर्धारण कर दिया गया है कि जितनी फेज की तार होगी उसके आधे परिच्छेद काट के क्या होगी तुम्हारे अर्थ वायर होगी। अब जितना तुम्हारा फेज का तार है उसका आधा कर लो, आधा परिच्छेद काट कर क्या होगा तुम्हारी अर्थ वायर होगी। ठीक है, क्या होगी अर्थ वायर होगी। आई होप इतना समझ में आया होगा और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड तैयार करते हैं और इंपॉर्टेंट सेशन उसमें भी देखते हैं। सही है, चलो चलो आगे देखो क्या है। अब देखो है कि हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अधिकतर क्या होता है हाई वोल्टेज पे करते हैं, 400 765 के बी 440 के बी प्लान है करना सब करते हैं। तो इतनी अधिक वोल्टेज पर क्यों ट्रांसमिशन करते हैं, इतनी अधिक वोल्टेज पर क्यों ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उसके कुछ लाभ होते हैं इसलिए। तो देखो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ क्या क्या हैं कि चालक तार में बचत होती है। ठीक है, चालक तार में बचत होती है। कैसे, ध्यान से देखना। पावर तो कांस्टेंट होता है, पावर नहीं बदलता, पावर नियत होता है। तो जब V का मान बढ़ेगा, ध्यान समझना, जब V का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, I का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा, जब R का मान बढ़ेगा तो जो परिच्छेद काट है उसका मान घटेगा। तो जब परिच्छेद काट का मान घटेगा यानी वो पतला होगा, तो जब पतला होगा तो चालक तार में क्या होगी, बचत होगी कि बढ़ोतरी होगी। तो बोलोगे सर ये चालक तार में बचत होगी, जो कि एक अच्छी बात है कि चालक तार में बचत हो रही है। ठीक है, ठेकेदार लोग का फायदा करा रहे हैं हम इंजीनियर लोग। ठीक है, दूसरी कहानी पावर लॉस में कम होती है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज अधिक होता है तो करंट कम हो जाता है, और जब करंट कम होगा तो आई स्क्वायर आर फाइंड होगा ना, हीट लॉस ये सब क्या होगी, थोड़ी कम होगी। ठीक है, अच्छा जब लॉस कम होगा तो दक्षता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, दक्षता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब आई स्क्वायर आर यानी आई इंटू आर ये सब जो लॉसेस कम होगी क्योंकि करंट कम हो गया, जब लॉसेस कम हो गया तो कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा। यानी 400 वोल्ट बनाए हैं तो मुश्किल से 395 वोल्ट का ही लॉस होगा 5 वोल्ट का। ये नहीं कि 400 बनाए तो 350 पहुँचा, 50 वोल्ट भी एकदम ही गायब। ठीक है, तो वो नहीं होता है। अच्छा, जब ये चालक तार में बचत हुई तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, खर्च कम होगा। क्या होगा, खर्च कम होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें से अधिक सवाल पूछे जाते हैं पर हाई ट्रांसमिटर करने के फायदे क्या हैं। देखो अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो करते हैं मेनली 3 प्रकार से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो तार बिछता है हमारे अगल बगल गाँव में या बड़े बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है रेडियल, दूसरा होता है रिंग, चौथा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। ठीक है, रेडियल, रिंग, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। अब देखो रेडियल बात करते हैं। तो रेडियल क्या होता है, यह सिंपल होता है। पहली कहानी, रेडियल क्या होता है, सिंपल होता है। सबसे आसान तरीका है सब स्टेशन को एक तार दौड़ा दो। ठीक है, दूसरा मगर ये बात है कि रिलायबल कम होता है। रिलायबल कम होने का मतलब विश्वसनीय नहीं है। एक जहाँ तार टूटा सारी की पावर ऑफ, पावर सप्लाई बंद। ठीक है, तो कम खर्च क्या होगा, कम होगा। एक ही तार लेके गए दौड़ा दी सब लोग ले लो। ठीक है, तो सिंपल तो होता है मगर रिलायबल कम होता है। कहीं भी फॉल्ट होगा तो पूरे लोग का लाइट जाएगा। कम क्या होता है, खर्च होता है। ऑब्वियस बात, एक कंडक्टर तो खर्च कम होगा ही। रिंग में क्या होता है, रेडियल से अधिक क्या होता है, रिलायबल होता है। रेडियल से अधिक क्या होता है, तुम्हारे विश्वसनीय होते हैं। यानी एक का जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा, इतना तो विश्वास है। ठीक है, क्योंकि एक ही सप्लाई, एक ही स्टेशन को दो तरफ से क्या होती है, सप्लाई दी जाती है। एक ही स्टेशन को दो पावर स्टेशन से या 2 से अधिक से दी जाती है। ठीक है, खर्च क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब तुम अच्छी चीज़ चाहोगे तो खर्च बढ़ेगा ही जी, खर्च बढ़ेगा। और डिज़ाइन में थोड़ा क्या होता है, इसकी तुलना में, रेडियल की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, कठिन हो जाएगा। इंटरकनेक्टेड में आओगे बात तो क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब स्टेशन लगे होते हैं वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम हो जाता है। दूसरी कहानी, सबसे अधिक रिलायबल यही होता है, सबसे मोस्ट। ठीक है, वहाँ चालक तो छोड़ो, पोल तो छोड़ो, सब स्टेशन छोड़ो, सब स्टेशन ही क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक खर्चीला यही होता है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक खर्चीला ही होता है। सबसे मतलब बेकार तो नहीं बोलो, सबसे विश्वसनीय है तो खर्चीला अधिक होगा। जितने भी महानगर होते हैं जहाँ पे मेट्रो की सुविधा होती है वहाँ पे यही होता है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड ही अधिक किया जाता है। सही है, चलो अब नीचे आते हैं। पावर प्लांट पर विभिन्न लोड जिस पे तुम लोग को न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बेस न्यूमेरिकल आते हैं और वो पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट वोट दे रहे होगे कहीं भी बुक में तो तुम लोग को लग रहा होगा कि सर जी इस पे न्यूमेरिकल आता है और वैल्यू पूछता है। तो देखो एवरेज लोड क्या होता है, औसत भार क्या होता है। औसत भार कुछ नहीं होता है, यूनिट जनरेटेड इन टाइम। यानी मान लो 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना यूनिट जनरेट हुआ है पावर स्टेशन पे और कितने समय के लिए होला। जैसे मान लो 1 किलोवाट आवर में यूनिट जनरेटेड है, यानी क्या होगा, किलोवाट आवर में ही होगा। ठीक है,
या मेगावाट में बोल लो, क्योंकि पावर स्टेशन मेगावाट केवीए सिस्टम में होगा, ठीक है। तो मान लो 50 मेगावाट की जनरेट हो रही है 1 घंटे में, तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी एवरेज लोड हो जाएगी। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड जो निकाले हो बटे मैक्सिमम डिमांड कर दो। जो जनरेट हो रहा था एकदम मैक्सिमम डिमांड पे क्या था, जो डिमांड थी हमारी वो मैक्सिमम कौन थी, जो 300 जा रहा 320 हो गया, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, एकदम मैक्सिमम डिमांड हो जाएगी, उसकी बात कर रहा है। और लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोड फैक्टर 1 से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, तो 1 से कम होता है। डिमांड फैक्टर में आओगे तो डिमांड फैक्टर बराबर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड होता है, ठीक है। इसका मान 1 से कम होता है, इसका भी मान 1 से कम होता है। इन सब में जितने भी तुम फैक्टर पढ़ दो सबसे बस एक ही होता है जिसका मान 1 से अधिक होता है, और वो तुम्हारा क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो बस एक वाला याद रखो कि सबसे अधिक किसका होता है, तो एक से अधिक का होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब बाहर रह जाए, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो प्रत्येक लोड का सम, इन जितने भी इंडिविजुअल लोड है पावर स्टेशन पे उसका सम कर लो, और पावर प्लांट का कितना वो है लोड है, ठीक है। यानी 50 घर है, 50 का एक लोड का लोड, 50 का लोड सम कर लो, ठीक है। और पावर प्लांट की मैक्सिमम दक्षता कितनी वो जनरेट कर सकता है, उसको भाग दे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर निकल जाएगा, और इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है, रिजर्व मतलब इतना देर हो सही, मगर इतना भी हमारे पास है, इतना काम अभी और हम कर सकते हैं, अगर लोड आए तो इतने हम चला लेंगे, ठीक है। हमको बेस पावर प्लांट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजर्व पड़ा हुआ है। तो क्या है, मैक्सिमम डिमांड माइनस प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड कितना है और प्लांट कैपेसिटी को माइनस कर दो तो उतना जो बचा रहेगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, रिजर्व कैपेसिटी। अभी इतनी हमारे पास रिजर्व है, अभी इतने पे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया हिला सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो नेक्स्ट स्लाइड के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा तुम्हारा, हाँ ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं, ये लास्ट स्लाइड है आज का, मगर इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। देखो है क्या इसमें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंसुलेटर के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सवाल कुछ भी पूछना होगा पहले पिन इंसुलेटर ही दिमाग में, वो सब क्या आते हैं पता नहीं क्या सोचते हैं। कंडक्टर टॉप पर होता है, जैसे पिन इंसुलेटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से, अगर इसका आकार है, ये तो कैसा हो गया पता है, ये डबल साइडेड हो गया, फिर जब 3 हो जाएगा तो ट्रिपल साइडेड हो जाएगा। याद रखना 3 पिन साइडेड, 2 पिन साइडेड, ये हमारा क्या है 2 पिन साइडेड है, ठीक है। जैसे जैसे रेटिंग बढ़ती जाएगी ये शेडेड बढ़ते चले जाएंगे। तो जो कंडक्टर होता है एकदम टॉप से ऐसे आता है, ऊपर से आता है, कहाँ से आता है ऊपर से, और नीचे क्या होती है क्लैंपिंग की होती है पोल के साथ, समझ में टॉप के ऊपर से जाती है। इसका देखना डायग्राम, टॉप से होकर जाती है। दूसरा 33 केवी तक प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम 33 केवी तक, 11 केवी भी करते हैं, 33 केवी भी करते हैं, मैक्सिमम 33 केवी तक इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, क्योंकि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 33 का होता है, सेकेंडरी की बात करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर्विस में तुम्हारे आ जाएंगे 400 वोल्ट के। तो क्या होता है, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में ही प्रयोग होता है। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है, देखो साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर गली कूचों में। क्यों गली कूचों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह लास्ट पोल तथा मोड़ पर लगता है। अधिकतर क्या होगा, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेस्टों में, जो टेस्ट तुम लोग दे रहे होगे ऑनलाइन फलाने का, ठीक है, क्योंकि देखें 1-2 का तो दिया जा रहा है। क्या है, यह लास्ट पोल तथा मोड़ पर लगता है, या तो पोल ट्रांसमिशन के शुरुआत में या अंत में तुमको साइकिल इंसुलेटर मिलेगा, और बीच में कहीं तुमको शार्प कर्व चाहिए, शार्प मोड़ चाहिए, तब भी तुमको क्या होगा, साइकिल इंसुलेटर लगा मिलेगा, ठीक है। देखो साइकिल इंसुलेटर और कुछ नहीं होता है, वो स्ट्रेन इंसुलेटर है, मगर स्ट्रेन इंसुलेटर का बाबू है, मतलब बच्चा है। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या है, बाप है। बाप का मतलब स्ट्रेन इंसुलेटर जो तुम्हारे 11 केवी के ऊपर के लिए प्रयोग होता है, ये तुम्हारा जो साइकिल इंसुलेटर होता है मोस्टली क्या होता है 650 वोल्ट तक, यानी मीडियम से लेके लो वोल्टेज रेंज तक होता है। यानी 650 की बात कर लो, 1 केवी की बात कर लो, यहाँ तक तुम्हारा क्या होता है साइकिल का प्रयोग होता है, जो अपने गली कूचों में देखते हैं, ठीक है। मगर 11 केवी के ऊपर जाओगे तो तुमको स्ट्रेन देखने को मिल जाएगा, उसी का नाम बदल के स्ट्रेन कर देंगे, समझ में आया, इसको याद रखना। स्ट्रेन इंसुलेटर का सेम खर्च होता है, ठीक है, सॉरी सेम कार्य होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का सेम कार्य होता है जो तुम्हारे साइकिल का होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का भी सेम कार्य होता है कि दीवार के कोनों पे लगाओगे, बीच में कहीं कर्व चाहिए तो तुम प्रयोग करोगे, ठीक है, इसको याद रखना है। स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होगा, स्ट्रेन इंसुलेटर देखोगे कहीं पे खंभा लगा होगा, फिर यहाँ से ऐसे पोल लग के फिर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे क्लैंपिंग करके यहाँ पे क्या होगी, ग्राउंड में ऐसे कसी रहेगी, यहाँ पे क्या होगी, नीडल होगी, जो चूड़ जितना कटोगे उतना टाइप होगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रेन इंसुलेटर होता है। स्ट्रेन इंसुलेटर तो यहाँ पे जो लगा होता है इसको बोलते हैं एग इंसुलेटर। एग इंसुलेटर भी बोल दोगे गलत नहीं होगा, क्योंकि एग की तरह, अंडे की तरह दिखता है, ठीक है, छोटा सा लगा होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है।
स्टे वायर में प्रयोग करते हैं। ये जो स्टे वायर होता है पोल का जो उसको खींचे रहता है, स्टे वायर में प्रयोग होता है। और पोल के तार में प्रयोग करता है, वही पोल के तार में, यानी खींच के उसको पोल को क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। नहीं तो कंडक्टर इधर का होगा तो पूरा ये क्या होगा, झुक जाएगा इधर, उसके लिए प्रयोग करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो तुम्हारे इस पर पूछता है, सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है, जिसको डिस्क इंसुलेटर भी बोलते हैं या फिर लिंक इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी कहानी याद रखो। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ करते हो तो बोलोगे, अधिकतर एग्जाम ऑप्शन में यही मिलेगा, 132 kV, 222 kV, 400 kV, 765 kV, इन सब के ऊपर के लिए कौन सा प्रयोग करते हो, तुम सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग करते हो। देखो छठवां लिखते हैं, ये है चौथा। ठीक है, यानी EHV UHV में इसका प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो भी बात करोगे इसमें तुम्हारा सस्पेंशन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, तुमको चेंजेबल प्लेट लगी होती हैं जो पोर्सलिन की बनी होती हैं। ठीक है, पोर्सलिन किसकी मिल की बनी होती है, पोर्सलिन इंसुलेटर जो होता है देखते हैं पोर्सलिन का ही प्रयोग करते हैं। तो उसमें फेल्सपर, क्वार्ट्ज, काउलिन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके क्या बनता है, पोर्सलिन इंसुलेटर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक एक डिस्क लगी होती है। जैसे स्ट्रिंग लड़ी नहीं होती है, लड़ी फुल बना देते हैं, तो जैसे वो फुल होता है वो उसी तरह फुल की जगह एक एक क्या होती है, प्लेट लगी होती है। जो प्लेट को हम चाहे तो डैमेज होने के बाद निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रत्येक प्लेट है वो 11 kV पर फेज की होती है। याद रखना, जो 11 kV होता है वो फेज वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, तो क्या होता है, 11 kV जो होता है वो फेज वोल्टेज होता है। सीरीज में कनेक्ट होते हैं, एक खराब हुआ तो दूसरा बदल सकते हैं। 132 kV भी उसी का प्रयोग कर सकते हो, 222 kV प्रयोग कर सकते हो, मगर तुमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलेटर जो डिस्क है उसकी संख्या बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होती है, हाई होती है, पहले ही बता दें हाई वोल्टेज में प्रयोग होता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी बात करेंगे, मतलब जो तुम लड़ी बना रहे हो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो देखो क्या होता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, मतलब वो जो लड़ी बनाए उसमें टोटल वोल्टेज कितना है, मान लो 400 वोल्ट है और प्रत्येक का कितना है, तो बात की बात करेंगे, मगर जो टोटल जोड़ जाके प्रत्येक प्लेट का कितना निकल रहा है, वो टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, मतलब पूरी लड़ी के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो अपॉन, ये देखो अपॉन है, दिख नहीं रहा बात लिख बना देते हैं, ये अपॉन है, अपॉन नंबर ऑफ डिस्क। टोटल डिस्क कितने हैं, 11 kV, 11 हैं, 12 हैं, 25 है, जितने भी डिस्क होंगे, इनटू वोल्ट अक्रॉस नियरेस्ट स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि देखो जैसे तुम्हारी लड़ी है ना, तो जब ये ऐसे ही आती है तो यहाँ तक कंडक्टर जाता है, तो नियरेस्ट क्या होगा, कंडक्टर, यही हो गया ना। तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो वही वोल्टेज ड्रॉप है। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप है, यही वोल्टेज ड्रॉप है। कितने लड़ी हैं, 1 2 3 लड़ी है, वो लिख दी। अब इन तीनों में ड्रॉप कितना है, V टोटल, ऊपर V लिख दिए। तो क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर VT N इंटू VN होता है। ठीक है, इसको याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, पूरी वैल्यू देगी, बस 1 स्टेप तुमको न्यूमेरिकल करना होगा। अब देखो इसकी एफिशिएंसी 100% भी हो सकती है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100%, मगर क्या शर्त है, नहीं चाहिए, शर्त तुम्हारी यही होनी चाहिए कि जो प्रत्येक डिस्क है उसमें बराबर वोल्टेज हो। यानी अगर यहाँ पे 11 kV खा रहा है तो ये भी तुम्हारा 11 kV खाए, ये भी 11 kV खाए, तब बोलोगे कि अच्छा 100% एफिशिएंसी आ रही है। दूसरी, या फिर ईच डिस्क में सेम करंट हो, अगर इसमें जितना करंट है उतना करंट इसमें भी हो, उतना करंट इसमें हो। अब तो तुम बोलोगे कि सर ये तो सीरीज़ में है, करंट तो सेम ही होगा ना। नहीं बाबू, करंट सेम नहीं होता। ये जो होता है ना, ये क्या होता है, तुम्हारा पोल होता है। तो यहाँ पे देखो ये भी कंडक्टर है, सॉरी ये भी कंडक्टर के बीच में रखा गया, और ये भी पोल, यानी ये भी मेटल है, ये मेटल, इसके बीच में क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक शंट कैपेसिटेंस आ जाता है, बेफालतू का, इसकी जरूरत नहीं होती। ये शंट कैपेसिटेंस आता है, तो शंट कैपेसिटेंस के कारण क्या होता है, तुम्हारा जो धारा है वो बराबर मात्रा में नहीं बढ़ती। अगर ये नहीं होता तो तुम बोलते सर जी सीरीज में तो सब में तो बराबर ही बटेगा ना, मगर ऐसा नहीं होता। शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी दुनिया हिला देता है। तो अगर ईच डिस्क में सेम करंट होता, अगर सेम करंट नहीं होता, अगर शंट कैपेसिटेंस नहीं होता, तब बोलते कि सर जी 100% एफिशिएंसी आएगी। ये नो देखो वही नीचे लिखे अगला पॉइंट कि शंट कैपेसिटेंस एफिशिएंट होता सर, तो ईच डिस्क में क्या होता, सेम करंट जाता, सेम वोल्टेज ड्रॉप होता, तो क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी 100% होता है। अब देखो डीसी में 100% एफिशिएंसी होगी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है नहीं, तो कैपेसिटेंस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो डीसी में 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी पूछता है तुमको वोल्टेज ड्रॉप का, वो पूछेगा नियम बताओ किस हिसाब से होता रहता है। तो देखो वोल्टेज ड्रॉप, इसमें सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है, फिर उससे कम इससे में होता है, और सबसे कम इसमें होता है। सबसे अधिक जो कंडक्टर के पास होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि धारा का हमारा इसी में अधिक होगी, फिर उसके बाद धारा की मात्रा कम, फिर उससे कम। तो सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप इसमें, फिर उसमें, फिर इसमें। सबसे अधिक धारा भी किस में होगी, इसी में होगी, फिर बटेगा तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, फिर बटेगा तो थोड़ा इसमें और कम हो जाएगा। ठीक है, और देखो कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस इसमें अधिक होता है, C1 में। ठीक है, C बराबर, सिंपल तुमको समझाना चाहें तो Q/V, जिसमें वोल्टेज कम उसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा था ना, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, समझाने के लिए भी होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, कैपेसिटेंस इसमें ज़्यादा होता है,
फिर उससे कम इसमें, फिर सबसे कम ये हो। ठीक है, अभी और भी चीज़ें तुमको पढ़नी है जो भी बताएंगे कल, जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि स्लाइड करने में 1 घंटे का हमको समय मिलता है, तो स्लाइड तैयार करने में तुमको रिकॉर्ड करने में 1 घंटे लग जा रहा है। ठीक है ना, और हम चाहते तो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, मगर रिकॉर्डेड देने का मतलब यही कि तुम लोग को लेक्चर बड़ा ना लगे, बोरिंग ना लगे, तुम लोग को लगे 25 मिनट में इतना कंटेंट बहुत बढ़िया। ठीक है, हम ये कहलाना चाहते हैं। सही नहीं तो करने के 1 घंटा में लिखते हैं, फिर तुम लोग समझते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, बोरिंग लगता है, इसलिए ऐसा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप मेरी मजबूरी समझ रहे होगे और इसका एडवांटेज तुम लोग ले रहे हो तो वो भी समझ रहे हो। तो चलो, सेशन पसंद आ रहा हो बाबू। ठीक है, देखो लगातार सेशन देते जा रहे हैं रिवीजन का, बस इसी के लिए नहीं, टेक्निकल पर नहीं, यूपी आर्मी ने लो, डीएमआरसी तो, डीआरडीओ कोई भी दो। ठीक है, रेलवे एलपी तो कोई भी दो, जेईई कोई, जेई आईटीआई भी बेसिक कोई भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।